तो हम लोग बातचीत कर रहे थे केंद्र शासित राज्यों के बारे में। केंद्र शासित राज्य हमारे होते हैं जिनको हम लोग सामान्य भाषा में यूनियन टेरिटरी कहते हैं। ये यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित राज्य है, ये राज्यों से थोड़े से अलग होते हैं। जैसे भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। तो जो राज्य होते हैं, तो राज्यों की अपनी शक्तियां होती हैं, अपनी विधायी शक्तियां होती हैं, अपनी प्रशासनिक शक्तियां होती हैं। जैसे हर एक राज्य में अपनी विधानसभा होती है, अपना हाई कोर्ट होता है, अपनी सारी व्यवस्थाएं राज्यों की होती हैं, कानून होता है, अपनी भूमि की व्यवस्था होती है, अपने रेवेन्यू सिस्टम होता है। लेकिन जो यूनियन टेरिटरी होती है, इसमें ऐसी कुछ व्यवस्थाएं नहीं होती। वहां पर सारी व्यवस्था केंद्र सरकार के हाथ में होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है। यानी सीधे सीधे ऐसे क्षेत्र जिनका शासन प्रशासन सारी व्यवस्था केंद्र सरकार यानी भारत सरकार अपने कंट्रोल में लेती है। जैसे हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं, तो दिल्ली सल्तनत में एक कॉन्सेप्ट आता था खालिसा भूमि, यानी ऐसी भूमि जो सीधे सुल्तान के कंट्रोल में होती थी। यानी वहां से लगान किसी राज्य या किसी सरदार को नहीं जाता था, सीधे किसके पास जाता था? सुल्तान के पास जाता था। तो उसी तरीके से जो यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित राज्य है, वो ऐसे राज्य होते हैं, ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां का प्रशासन सीधे केंद्र सरकार के हाथ में हो, और केंद्र सरकार जो है कि सारा रेवेन्यू अपने पास रखे, सारी व्यवस्थाएं अपने ही नियंत्रण में रखे। ठीक, तो उसी को क्या बोलते हैं? केंद्र शासित राज्य, यूनियन टेरिटरी। अब ये जो यूनियन टेरिटरी होते हैं, केंद्र शासित राज्य होते हैं, इनमें अलग अलग व्यवस्थाएं बनाई गई। पहली बात तो केंद्र शासित राज्य क्यों बनाए जाते हैं, इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। सांस्कृतिक प्रशासनिक भिन्नताएं हो सकती हैं, सामरिक महत्व के कारण भी बनाए जा सकते हैं, उसके कुछ विशेष भौगोलिक स्थिति इस कारण भी बनाए जा सकते हैं। अभी पहले कौन कौन से केंद्र शासित राज्य हैं, उनके यहाँ क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, उसको हम लोग देखेंगे। फिर क्यों इनका निर्माण हुआ, कैसे इनका निर्माण हुआ, इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि पहले जो केंद्र शासित राज्य हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग केंद्र शासित राज्यों की बात करें, तो जिस केंद्र शासित राज्य को हम लोग सबसे पहले देखेंगे, तो सबसे ज्यादा चर्चा में हमारा जो यूनियन टेरिटरी रहता है, हमारा जो केंद्र शासित राज्य रहता है, वो कौन सा रहता है? दिल्ली। तो जो दिल्ली हमारा यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली जो हमारा केंद्र शासित राज्य है, इस दिल्ली में जो हमारे व्यवस्था बनाई गई है, तो सबसे पहला कौन सा है? दिल्ली। ठीक, दिल्ली हमने लिखा। अब ये जो दिल्ली केंद्र शासित राज्य बना, तो दिल्ली हमारा यूनियन टेरिटरी कब बना? दिल्ली यूनियन टेरिटरी बना 1992 में। ठीक, तो दिल्ली हमारा यूनियन टेरिटरी कब बना? 1992 में, 1992 में। हालांकि ये पहले से था, लेकिन 1992 के अधिनियम द्वारा इसको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। इसको दिल्ली एनसीआर कहा जाता है, लिखा जाता है ना, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नेशनल कैपिटल रीजन। दिल्ली पहले से था, लेकिन 1992 से 1992 से इसको दिल्ली को एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी नेशनल कैपिटल रीजन का स्टेटस दिया गया। अब ये जो नेशनल कैपिटल रीजन का स्टेटस इसको मिला, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला, ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिलने के बाद से दिल्ली में अलग से विधानसभा की स्थापना की गई, दिल्ली के लिए अलग से सारी व्यवस्थाएं बनाई गई। ठीक, अब ये जो दिल्ली होता है, जैसे जो भी हमारे यूनिट राज्य जैसे होते हैं, तो हर एक राज्य का अपना एक प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख। जैसे राज्यों के संवैधानिक प्रमुख को क्या कहते हैं? राज्यपाल बोलते हैं, गवर्नर बोलते हैं। तो वैसे जो दिल्ली है, तो दिल्ली के जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, संवैधानिक प्रमुख होते हैं, उनको कहा जाता है उपराज्यपाल। क्या बोलते हैं? उप राज्यपाल। इंग्लिश में उनको बोलते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, तो दिल्ली के हेड को क्या बोला जाता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल। जैसे हर एक राज्य के संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होते हैं, तो दिल्ली के प्रमुख को क्या कहा जाता है? उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर। इसके अलावा जैसे हर एक राज्य की अपनी विधानसभा होती है, दिल्ली में विधानसभा होती है या नहीं होती? दिल्ली की विधानसभा का अक्सर आप चर्चा सुनते होंगे। तो दिल्ली में विधानसभा है, यानी दिल्ली में क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं विधानसभा। तो जैसे हर एक राज्य की अपनी विधानसभा होती है, वैसे दिल्ली विधानसभा। और दिल्ली विधानसभा में लिख लीजिएगा, कुल 70 सीटें हैं। यानी दिल्ली की विधानसभा में कितनी सीटें होती हैं? 70, यानी 70 विधायक दिल्ली में होते हैं। तो जब विधानसभा है, तो मुख्यमंत्री का प्रावधान भी होगा। तो दिल्ली में मुख्यमंत्री का भी प्रावधान होता है। जैसे अभी हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के। ठीक, अब जैसे हर एक राज्य का हाईकोर्ट है, तो दिल्ली के लिए जो भी स्पेशल प्रोविजन बनाया गया, विशेष प्रावधान बनाया गया, तो उसमें दिल्ली के लिए अलग से हाईकोर्ट का भी व्यवस्था किया गया, अलग से हाईकोर्ट का भी प्रावधान है। तो जब हाईकोर्ट का प्रावधान है, तो उसके लिए अलग से किसी हाईकोर्ट की बेंच की जरूरत नहीं है, उसका अपना अलग क्या है? हाईकोर्ट है। ठीक, चलिए, तो ये तो बात किया हमने किसका? दिल्ली का। अब इसके बाद अगला जो हमारा केंद्र शासित राज्य है, अगला केंद्र शासित राज्य हमारा
जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, अब ये जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य JNK, हम लोग शॉर्टकट में लिख देते हैं JNK। अब ये जो जम्मू एंड कश्मीर है यानी JNK है, इस जम्मू कश्मीर में जो हमारी व्यवस्था बनाई गई, तो जम्मू कश्मीर पहले राज्य हुआ करता था 31 अक्टूबर 2019। तो 31 अक्टूबर 2019 को दिल्ली जम्मू कश्मीर को किसका स्टेटस दे दिया गया? जम्मू कश्मीर को दर्जा दिया गया किसका? केंद्र शासित राज्य का। तो अगर पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर हमारा यूनियन टेरिटरी कब बना, केंद्र शासित राज्य कब बना? 31 अक्टूबर 2019 को बना। अब जम्मू कश्मीर का जो संवैधानिक प्रमुख है, तो जम्मू कश्मीर के संवैधानिक प्रमुख को भी क्या कहा जाता है? उपराज्यपाल बोलते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा का प्रावधान किया गया है या नहीं किया गया? जम्मू कश्मीर के लिए विधानसभा का प्रावधान किया गया है, और इसकी विधानसभा में 90 सीटें हैं और कुछ सीटें रिजर्व की गई हैं POK के लिए, पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है, क्योंकि वो भी हमारे क्षेत्र में हम लोग मान के चलते हैं, तो उसके लिए भी व्यवस्था की गई। लेकिन अभी फिलहाल जो जम्मू कश्मीर वाला इलाका है जो हमारे पूरे नियंत्रण में है, तो उसमें कुल कितनी सीटें रखी गई विधानसभा में? 90 सीटें रखी गई। तो जब विधानसभा रखी गई तो मुख्यमंत्री का प्रावधान भी होगा, तो विधानसभा साथ ही साथ क्या है? मुख्यमंत्री भी होंगे। ठीक, इसके अलावा जम्मू कश्मीर के लिए अलग से हाईकोर्ट की व्यवस्था की गई। पहले से जम्मू कश्मीर में हाईकोर्ट रहा श्रीनगर में, तो इसका अलग हाईकोर्ट बना हुआ है। जब हाईकोर्ट बना हुआ है तो बेंच की आवश्यकता नहीं है। ठीक, जम्मू कश्मीर के अलावा अगला जो हमारा यूनियन टेरिटरी है, अगला है केंद्र शासित राज्य लद्दाख। कौन सा है? लद्दाख के बारे में आपने सुना होगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों एक साथ बने थे। जम्मू कश्मीर पहले, लद्दाख, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख पहले एक ही साथ थे। अब इसको यही सेम डेट, कौन सा? 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख को भी क्या बना दिया गया? यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, केंद्र शासित राज्य बना दिया गया। लद्दाख के संवैधानिक प्रमुख कौन होंगे? उपराज्यपाल होंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे। लद्दाख के लिए क्या विधानसभा की स्थापना की गई है? ये भी सवाल बन सकता है कि किन किन केंद्र शासित राज्यों की अपने लेजिस्लेटिव असेंबलीज या विधानसभाएं हैं। तो ध्यान रखेंगे, लद्दाख के लिए विधानसभा की स्थापना नहीं की गई है, यानी लद्दाख में कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगी। लद्दाख में मुख्यमंत्री होगा। जब विधानसभा नहीं है तो मुख्यमंत्री का भी प्रावधान नहीं होगा। ठीक, अब लद्दाख का क्या अपना हाईकोर्ट है? लद्दाख का अपना हाईकोर्ट भी नहीं होगा। और इसका जो हाईकोर्ट की, अगर हाईकोर्ट नहीं है तो ऐसा तो है नहीं कि हाईकोर्ट नहीं होगा तो बेंच नहीं, मतलब केस मुकदमा नहीं होगा। तो लद्दाख वाले को अगर अपील करनी है तो वो कहां जाएगा? तो जम्मू कश्मीर के साथ ही उसके लिए क्या किया गया? बहुत कॉमन सी व्यवस्था बनाई गई है। तो जम्मू कश्मीर वाला जो हाईकोर्ट है, तो उसी के साथ लद्दाख को क्या किया गया है? ऐड कर दिया गया है। तो जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट में ही किसकी बेंच लगती है? लद्दाख की लगती है। ठीक, इसके बाद अगला हमारा यूनियन टेरिटरी है पुदुचेरी। कौन सा है? पुदुचेरी। पहले इसको पौंडीचेरी कहा जाता था, लेकिन अब इसका नाम क्या हो गया है? पुदुचेरी। अब ये जो पुदुचेरी है, पुदुचेरी की जो स्थापना है, पुदुचेरी जो हमारा केंद्र शासित राज्य बना, ये नवंबर 1954 में बना। कब बना? नवंबर 1954। एक्चुअली जो पुदुचेरी की कहानी है, पुदुचेरी की जो व्यवस्था है कि पुदुचेरी पहले फ्रांसीसी बस्तियां हुआ करती थी, यहाँ पर फ्रांसीसी लोग थे। 1947 में भारत जो स्वतंत्र हुआ, तो भारत स्वतंत्र हुआ अंग्रेजों से। फ्रांसीसी अभी भी थे, पुर्तगाली बाद तक रहे। तो जब फ्रांसीसियों से भारत सरकार की बातचीत हुई कि भाई आपके 5 उनके कस्बे थे भारत में, जो पौंडीचेरी, कराईकल, यनम, माहे और एक चंद्रनगर हुआ करता था। चंद्रनगर को बाद में बंगाल में मिला दिया गया। तो फ्रांस सरकार ने दे तो दिया, लेकिन कहा कि भाई हमारे लोग यहाँ पर रहते हैं, इनकी व्यवस्था, इनकी देख रेख, कल्चरली ये फ्रेंच लोग हैं, तो उनको ध्यान भारत सरकार को रखना होगा। सरकार ने कहा कि इसको हम यूनियन टेरिटरी बना लेते हैं। तो 1954 में फ्रांस के साथ सरकार के साथ समझौता करके पुडुचेरी को क्या बना दिया गया? केंद्र शासित राज्य। यानी ये कब बना था पुडुचेरी? नवंबर 1954। अब यहाँ का संवैधानिक प्रमुख कौन है? यहाँ भी लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठता। ठीक, अब पुदुचेरी के लिए विधानसभा की व्यवस्था की गई कि नहीं की गई? क्योंकि 4 जगह पर थे, तो इनके लिए विधानसभा की व्यवस्था की गई। और इनके लिए जो विधानसभा की व्यवस्था की गई उसमें कुल 30 सीटें रखी गई। भारत की सबसे छोटी विधानसभा, अगर किसी राज्य और केंद्र शासित राज्य दोनों मिला दिया जाए तो सबसे छोटी विधानसभा है पुदुचेरी की, 30, इससे कम किसी की नहीं। ठीक, तो जब विधानसभा है तो मुख्यमंत्री का भी प्रावधान होगा, तो यहाँ पर क्या होंगे? मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक, अब हाईकोर्ट की अगर बात करें तो क्या पुदुचेरी के लिए अलग से हाईकोर्ट बनाया गया है?
पुडुचेरी के लिए अलग से हाईकोर्ट की व्यवस्था नहीं की गई। अब ऐसा तो है नहीं कि पुडुचेरी में हाईकोर्ट नहीं है तो वहां के लोग अपील नहीं करेंगे, मान लीजिए निचली अदालत में न्याय नहीं मिला तो फिर कहाँ जाएंगे, तो उसके लिए फिर अपील कहाँ करेंगे, जो उनके सबसे नियर बाई, जैसे बताया कि लद्दाख में अपना नहीं है, जम्मू कश्मीर में उसके लिए एक बेंच लगा दी जाती है। तो पुडुचेरी के सबसे पास जो है ये तमिलनाडु के में पड़ता है ज्यादातर इसका हिस्सा, तो जो मद्रास अब चेन्नई हाई कोर्ट हो गया। तो चेन्नई हाई कोर्ट में किसकी बेंच लगा दी जाती है, पुडुचेरी। तो पुडुचेरी के नाम का एक कमरा दे दिया जाएगा, उसमें सारी सुनवाई कर दी जाएगी। ठीक, चलिए अब इसके बाद अगला जो हमारा यूनियन टेरिटरी है, अगला जो केंद्र शासित राज्य है, तो दिल्ली हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, पुडुचेरी हो गया। अगला एक और आपने सुना होगा, अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान और जो निकोबार आइलैंड है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, ये भी हमारा यूनियन टेरिटरी बना, ये भी केंद्र शासित राज्य बना, और ये शुरू से है। ये ब्रिटिश जमाने से जो बताया था कि जो मुख्य आयुक्तों के क्षेत्र हुआ करते थे, चीफ कमिश्नरेट जो हुआ करता था, वही हमारा यूनियन टेरिटरी है। और जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 आया तो बताया था कि 1956 के अधिनियम में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्यों की स्थापना की गई, तो उसमें एक अंडमान निकोबार भी यूनियन टेरिटरी था। यानी ये कब बना था, 1956 के स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई। अब इस अंडमान निकोबार का संवैधानिक प्रमुख, इसका संवैधानिक प्रमुख को भी क्या कहा जाता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं, उपराज्यपाल बोलते हैं। अब पुडुचेरी के लिए अगर विधानसभा की व्यवस्था की जाए तो पुडुचेरी के लिए अपनी विधानसभा की व्यवस्था नहीं की गई, सॉरी पुडुचेरी कह रहे हैं, अंडमान निकोबार के लिए। तो अंडमान निकोबार के लिए अपने विधानसभा की व्यवस्था नहीं की गई है। तो जब विधानसभा नहीं है तो फिर मुख्यमंत्री भी नहीं होगा। फिर जैसे बताया कि कुछ एक यूनियन टेरिटरीज के अपने हाई कोर्ट्स हैं, तो क्या अंडमान निकोबार का हाई कोर्ट है, तो अंडमान निकोबार का भी अपना हाई कोर्ट नहीं है। अब ऐसा तो है नहीं कि हाई कोर्ट नहीं होगा तो केस मुकदमा नहीं होगा, वही कहानी फिर से। अब इसके लिए क्या व्यवस्था बनाएगी, जो इनका सबसे नियर बाई स्टेट है, सबसे नजदीकी राज्य का जो हाई कोर्ट है, उसमें इसकी बेंच लगा दी जाएगी। अब अंडमान निकोबार के सबसे नजदीक में कौन सा हाई कोर्ट है, तो अंडमान निकोबार के सबसे नजदीक में है पश्चिम बंगाल। राज्यों में सबसे नजदीक कौन है, वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल का हाई कोर्ट कौन सा है, कलकत्ता। तो कोलकाता हाई कोर्ट में किसकी बेंच लगा दी जाएगी, किसकी बेंच लगेगी, अंडमान और निकोबार की। समझ में आ गया। अब इसके बाद अगला यूनियन टेरिटरी हमारा होगा कौन सा, लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार हो गया, अगला चंडीगढ़ लिख लीजिए, पहले चंडीगढ़ को कर लेते हैं। छठवां लिख लीजिए चंडीगढ़। ठीक है, अब जो चंडीगढ़ हमारे यूनियन टेरिटरी है, चंडीगढ़ जो केंद्र शासित राज्य है, चंडीगढ़ की स्थापना ये तब हुई थी कि जब हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया था। तो जो पंजाब था, तो पंजाब की राजधानी पहले चंडीगढ़ हुआ करती थी। फिर भाषाई आधार पर जैसे बताया कि राज्यों का निर्माण हुआ, तो 1966 में हरियाणा और पंजाब का बंटवारा हो गया। हरियाणा को भाषाई आधार पर पंजाब से क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। तो जब हरियाणा और पंजाब अलग हुए तो झगड़ा हुआ राजधानी को लेकर। पंजाब कहता था चंडीगढ़ हमारी राजधानी रहेगी, और हरियाणा कहता था चंडीगढ़ हमारी राजधानी होगी। दोनों अलग अलग राजधानी के लिए लड़ रहे हैं, दोनों किसके लिए लड़ रहे थे, चंडीगढ़ के लिए। तो भारत सरकार ने कहा ना पंजाब का ना हरियाणा का, चंडीगढ़ हमारा हो जाएगा। तो उसका कंट्रोल भारत सरकार ने अपने हाथ में ले लिया, किसका, चंडीगढ़ का। और इसको दोनों की कॉमन कैपिटल बना दिया गया, यानी चंडीगढ़ की ही सीमा में पंजाब की भी विधानसभा, हरियाणा की भी विधानसभा, सारी व्यवस्थाएं दोनों राज्यों की। लेकिन चंडीगढ़ का कंट्रोल न पंजाब करेगा ना हरियाणा करेगा, कंट्रोल कौन करेगा, केंद्र सरकार। क्योंकि अब उनको कंट्रोल दे दिया गया तो आपस में पुलिस चंडीगढ़ के, हरियाणा पुलिस पंजाब पुलिस को पीट रही है, पंजाब पुलिस हरियाणा पुलिस को पीट रही है, यही होगा। झगड़ा करते हैं राज्य वाले आपस में, अक्सर हो जाता है, तो कुछ नहीं। तो इसको पंजाब हरियाणा के झगड़े में केंद्र सरकार ने अपने में ले लिया। और पंजाब हरियाणा का बंटवारा कब हुआ था, 1966 में। तो 1966 से चंडीगढ़ क्या बन गया, केंद्र शासित राज्य बन गया। अब चंडीगढ़ का प्रमुख कौन, तो चंडीगढ़ के प्रमुख को कहा जाता है मुख्य आयुक्त, चीफ कमिश्नरेट। चीफ कमिश्नर, मुख्य आयुक्त कहा जाता है, चीफ कमिश्नर। ठीक,
तो चंडीगढ़ के प्रमुख को क्या बोलते हैं? मुख्य आयुक्त यानी चीफ कमिश्नर बोला जाता है। क्लियर? चलिए, इसके बाद अगला हमारा जो यूनियन टेरिटरी है, अगला है केंद्र शासित राज्य लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप। अभी जो लक्षद्वीप केंद्र शासित राज्य हमारा है, लक्षद्वीप जो यूनियन टेरिटरी, ये भी शुरू से राज्य बताया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कौन सा? 1956 वाला। तो उसी समय से ये भी हमारा क्या है? यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित राज्य है शुरू से ही। लक्षद्वीप के लिए जो व्यवस्था बनाई गई, तो लक्षद्वीप में क्या करते हैं कि भारत सरकार अलग से एक एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करती है, प्रशासक उसको बोला जाता है। ठीक है, तो लक्षद्वीप के प्रमुख को क्या कहा जाता है? प्रशासक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडमिनिस्ट्रेटर। जनरली कोई रिटायर्ड सिविल सर्वेंट या पुराने जो अफसर होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर। तो प्रशासक किसका प्रमुख होता है? लक्षद्वीप का प्रमुख होता है। अच्छा, चंडीगढ़ का विधानसभा रहेगा, बताते हैं, दोनों का एक साथ कर देते हैं। ठीक, चलिए चंडीगढ़ का पहले कंप्लीट करा देते हैं, फिर लक्षद्वीप के आते हैं। अब देखिए, चंडीगढ़ में बताया कि प्रमुख कौन है? उपराज्यपाल। चंडीगढ़ में अपनी विधानसभा नहीं है। जब विधानसभा नहीं है तो मुख्यमंत्री भी नहीं होगा। ठीक, चंडीगढ़ में अपना हाईकोर्ट भी नहीं है। सेम यही चीज इनके साथ है, सबका बिल्कुल कॉमन है, इसलिए तीनों का एक साथ करा रहे। ठीक, दोनों का कॉमन है, यानी न चंडीगढ़ न लक्षद्वीप, दोनों में विधानसभाएं नहीं है, मुख्यमंत्री भी नहीं है, हाईकोर्ट भी नहीं। अब हाईकोर्ट नहीं है तो फिर बेंच कहाँ लगेगी? ऐसा तो है नहीं कि हाईकोर्ट नहीं है तो केस मुकदमा नहीं होगा। तो फिर उसके लिए क्या किया गया कि अब देखिए, चंडीगढ़ की ही टेरिटरी में पंजाब एंड हरियाणा का कॉमन हाईकोर्ट है। चंडीगढ़ की टेरिटरी में पंजाब हरियाणा का हाईकोर्ट है, लेकिन चंडीगढ़ का अलग हाईकोर्ट नहीं है। तो इसकी बेंच कहाँ लगती है? पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट। तो ध्यान रखेंगे, चंडीगढ़ के लिए अलग से जो बेंच लगती है वो कहां पर लगती है? पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट। ये कॉमन हाईकोर्ट है पंजाब और हरियाणा का, और इसी में एक बेंच लगा, एक कमरा दे दिया गया, इसमें चंडीगढ़ की भी सुनवाई कर दी जाएगी। अब बताइए, लक्षद्वीप के सबसे निकटवर्ती राज्य कौन सा है? केरल है। तो केरल के हाईकोर्ट में लक्षद्वीप की बेंच लग जाएगी। तो इसके हाईकोर्ट की जो बेंच लगेगी उसको बोलते हैं एर्नाकुलम। क्या बोलते हैं इसको? एर्नाकुलम। एर्नाकुलम हाईकोर्ट यानी जो केरल का हाईकोर्ट है, उसमें किसकी बेंच लग जाती है? लक्षद्वीप की। उनका काम हो जाता है। इसके अलावा एक और हमारा यूनियन टेरिटरी है, आपने सुना होगा कि पहले दो हुआ करते थे, एक था दादर नगर हवेली और दूसरा था दमन एंड दीव। 26 जनवरी 2020 को इनको क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया। कितनी तारीख को? 26 जनवरी 2020। कौन कौन सा? दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली एंड दमन और दीव। ठीक, अब दादर नगर हवेली और दमन दीव ये कॉमन कर दिया गया कितनी तारीख से? 26 जनवरी 2020 से। अभी जो दादर नगर हवेली दमन दीव, पहले दादर नगर हवेली की राजधानी अलग हुआ करती थी, सिलवासा थी, दमन दीव की राजधानी अलग से दमन थी। अब एक कॉमन सवाल आ जाएगा कि जो नया वाला केंद्र शासित राज्य बना दादर नगर हवेली दमन और दीव को मर्ज करके, इनकी कॉमन कैपिटल कौन सी है? तो इनकी राजधानी जो है दमन रखा गया है। समझ गए? तो दादर नगर हवेली दमन दीव की राजधानी क्या है? दमन। कब दोनों मर्ज हुए? 26 जनवरी 2020। अब इसका प्रमुख कौन होता है? तो इसका प्रमुख भी कौन होता है? प्रशासक होता है। इसमें भी विधानसभा का प्रावधान नहीं है। जब विधानसभा नहीं है तो मुख्यमंत्री भी नहीं है, हाईकोर्ट भी नहीं है। तो बेंच कहां लगती है? इनके सबसे पास में महाराष्ट्र है, तो फिर बॉम्बे हाईकोर्ट या मुंबई हाईकोर्ट आप कह सकते हैं। तो मुंबई हाईकोर्ट में किसकी बेंच लगती है? दादर नगर हवेली और दमन और दीव की। ठीक, तो ये आप देख रहे हैं कि कुल केंद्र शासित राज्य कितने हो गए? 8। अब फिर से आपको हल्का सा रिवीजन दे दे। दिल्ली की स्थापना कब हुई? 1992 से।
जम्मू कश्मीर कब बना? 31 अक्टूबर 2019। लद्दाख कब बना? 31 अक्टूबर 2019। पुदुचेरी नवंबर 1954। अंडमान निकोबार 1956। चंडीगढ़ 66। लक्षद्वीप 56 में बना। दादरा नगर हवेली दमन दीव कब बना? 26 जनवरी 2020। प्रमुखों की बात की जाए तो लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल कहाँ कहाँ है, कितने केंद्र शासित राज्यों में? 5 हैं, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार। ठीक। प्रशासक कहाँ कहाँ पर है? 2 जगहों पर है, लक्षद्वीप और दादरा नगर हवेली। मुख्य आयुक्त चीफ कमिश्नर कहाँ पर है? केवल एक जगह पर, चंडीगढ़। ठीक। विधानसभा कितने केंद्र शासित राज्यों के पास है? देख रहे हैं आप, 3। कौन सा? दिल्ली। दिल्ली में सीटें हैं 70, जम्मू कश्मीर में 90, पुदुचेरी में 30। मुख्यमंत्री कहां पर है? जहां जहां विधानसभा होगी वहां वहां मुख्यमंत्री, यानी दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी। हाईकोर्ट कितने केंद्र शासित राज्यों के हैं? 2, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, बाकी किसी के हाईकोर्ट नहीं है। और जिसके अपने हाईकोर्ट नहीं है उसके लिए बिल्कुल जो बताया कि जो सबसे कॉमन हाईकोर्ट, जो सबसे नियर बाई जो स्टेट है, सबसे नजदीकी राज्य है, उसमें उसकी बेंच लगा दी गई। क्लियर? अब ये जो केंद्र शासित राज्य बने, इसका मतलब फिर से आपको बता दें, ऐसे क्षेत्र जिनका शासन किसके हाथ में है? सीधे केंद्र सरकार के हाथ में। अब इनका निर्माण क्यों किया गया, अलग से क्यों बनाया, इनकी जरूरत क्यों पड़ी? इनकी जरूरत इसलिए पड़ी कि जैसे आपको बताया कि इसके कई आधार हैं केंद्र शासित राज्यों के बनाने के। पहला आधार आपको बताया कौन सा? प्रशासनिक। प्रशासनिक आधार है सबसे पहला। अब जैसे दिल्ली, दिल्ली हमारे देश की क्या है? राजधानी है। अब दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली को मान लेते हैं कि हम थोड़ी देर के लिए पूर्ण राज्य बना दिया जाए। अब दिल्ली में क्योंकि सारी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, हमारी संसद है, हमारी सारी व्यवस्थाएं कहाँ से होती? दिल्ली। सभी अंतर्राष्ट्रीय दूतावास यहीं पर हैं, विदेशों से हमारे संबंध है, इंटरनेशनल सारी व्यवस्थाएं कहाँ आती हैं? दिल्ली में। सारे कन्वेंशन कहाँ होते हैं? दिल्ली में। सारे जो देशों के राजदूत आते हैं कहाँ आते हैं? दिल्ली में आते हैं। अब दिल्ली को कोई मान लीजिए कि लोकल पार्टी बन जाए और उसको राज्य बना दिया, तो दिल्ली पुलिस वहां के राज्य के कंट्रोल में आ जाए, दिल्ली की सारी शक्तियां वहां के राज्य को मिल जाए, तो क्या होगा? हमारे लिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, झाड़ू चुनाव चिन्ह है। अब दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के अंडर में दे दिया जाए, केजरीवाल जी मांग करते हैं दिल्ली पुलिस किसको दे दिया जाए? हमको दे दिया जाए। अब पता चला दिल्ली पुलिस वहां की सरकार को दे दिया गया। अब दिल्ली सरकार कहेगी कि सारे सांसद चोर हैं, सांसद ही बंद कर दो, बेकार की जगह है। तो पता चला संसद घेर के वहीं धरने पर बैठ जाएंगे। दिल्ली में पता चला बहन जी की सरकार बन जाए, बहन जी की बहन की डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका के जो राष्ट्रपति जो बाइडेन वो चोर है, आते उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। या दिल्ली में शिवसेना की सरकार बन गई, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री या बोले पकड़ के मारा जाए, पहले कूटा जाए जी भर के। क्योंकि ये क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इनको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से कोई लेना देना नहीं, इनको लोकल पॉलिटिक्स चमका नहीं। तो अपनी तो लोकल पॉलिटिक्स चमका देंगे, देश का नुकसान करेंगे ये ज्यादा। समझ गए? अब पता चला दिल्ली में सपा की सरकार बन गई, तो दिल्ली पुलिस भैंसे ढूंढने में लगी हुई, हो चुका काम। तो क्योंकि ये देश का क्या है? चेहरा है, फेस है। तो यहाँ पर अगर राजनीति करने लगे तब तो कोई समस्या हो जाएगी। इवन यहाँ पर आप देखेंगे दिल्ली में जो विधानसभा और मुख्यमंत्री हैं उनको भी ज्यादा शक्तियां नहीं दी गई। जैसे द्वैत शासन बताया था ना कि रिजर्व और आरक्षित और अनारक्षित, तो दिल्ली सरकार को जो विधानसभा को जो ताकत दी भी गई है वो समझ लीजिए कि केवल फालतू की, नाला साफ सफाई, सिंचाई, बिजली पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, यही सब है। दिल्ली सरकार क्या करती है? हॉस्पिटल है तो एजुकेशन है तो बिजली पानी, इसी में खुश रहती है। दिल्ली पुलिस तक सोचिए दिल्ली सरकार के कंट्रोल में नहीं। तो सारी मेन चीजें कौन कंट्रोल करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। इनके पास ज्यादा पावर्स नहीं होते, क्योंकि दिल्ली हमारा क्या है? प्रशासनिक केंद्र। वही बात चंडीगढ़ के साथ। चंडीगढ़ बताया था कि पंजाब और हरियाणा के झगड़े में केंद्र सरकार ने प्रशासनिक कारणों से अपने हाथ में ले लिया। तो दिल्ली और चंडीगढ़ केंद्र शासित राज्य किस आधार पर बने? प्रशासनिक आधार पर। ठीक। दूसरा एक सांस्कृतिक आधार, जैसे आपको बताया कि पुदुचेरी, दादर नगर हवेली दमन दीव। अब जो पुदुचेरी और दादर नगर हवेली और दमन दीव है, इनको सांस्कृतिक भिन्नता के आधार पर यूनियन टेरिटरी बनाया गया। अब दादर नगर हवेली और दमन दीव में पुर्तगाली लोग रहा करते थे, अभी भी वहां पर पुर्तगाली लोग रहते हैं। वहां पर अब जाएंगे तो वहां का कल्चर कुछ कुछ पुर्तगाल टाइप से दिखाई देगा। पौंडीचेरी में फ्रांसीसी लोग थे। फ्रांस की सरकार ने जब 1954 में भारत सरकार को फ्रांस पौंडीचेरी सौंपा, तो उनका कहना था कि भाई हमारे लोग हैं सब, भाई कई पीढ़ियों से, भाई फ्रांसीसी जब से आए 1664 से कंपनी, तब से वो लोग रह रहे थे। तो बोला हमारे लोग रह रहे हैं, उनको सांस्कृतिक रूप से उनको छूट दी जाए सरकार द्वारा। ठीक। सोचिए आज भी जब फ्रांस में राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो एक बैलेट बॉक्स पौंडीचेरी में भी रखा जाता है, 2-4 हजार वोट यहाँ भी पड़ते हैं।
क्योंकि यहाँ के लोग अभी भी कुछ लोग क्या है, फ्रांसीसी शुरू से हैं। तो सांस्कृतिक कारणों से पौंडीचेरी और किसको, दादरा नगर हवेली दमन दीव को क्या बना दिया गया, केंद्र सरकार ने अपने हाथ में लिया। क्योंकि अगर किसी राज्य को दे देंगे तो राज्य वाला तो मानेगा नहीं कौन है फ्रेंच है कौन है पुर्तगाली, उनको तो सब मिला जुला के बराबर कर देंगे, भगवा रंग में लहरा देंगे सबको, सबका अपना अपना हिसाब किताब है, तो फिर उसको खत्म कर दिया जाएगा। तो सरकार ने कहा चलो इसको ठीक कर देते हैं। ठीक, अब कुछ सामरिक कारण, जैसे अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार का आप लोकेशन देखेंगे इंडिया के मैप में, तो अंडमान निकोबार किधर है, बंगाल की खाड़ी में। और उस अंडमान निकोबार में एक सरकार का बहुत बड़ा नेवल बेस है, एक नौसैनिक अड्डा है बहुत बड़ा। अब उस नेवल बेस में, नौसैनिक अड्डे में, वहां पर जैसे चाइना से कहीं से भी अगर हमला हुआ तो ज्यादातर अब देखिए हमले कहाँ होते हैं, पानी की सेना कहाँ से आएगी, पानी के रास्ते आएगी। तो बड़ा कोई हमला हुआ सामरिक दृष्टिकोण से, तो उसको काउंटर करने के लिए बड़ा नेवल बेस वहां पर तैयार रखा गया कि अगर कोई हमला आएगा तो उसको क्या करेंगे, काउंटर करेंगे। तो इसलिए केंद्र सरकार ने उसको अपने हाथ में रखा हुआ है। पता चला कि वहां पर कोई राज्य सरकार पूरा तरीके से बन जाए, लोकल पॉलिटिक्स हो जाए, पुलिस भी वहां पर वहां की सरकार के अंदर में, सेना भी उनके अंडर में आ जाए, पता चलो बोलेंगे हम अलग देश बन जाएंगे, कौन लड़ाई लड़ेगा अपने लोगों से। तो बोले वहां राजनीति करनी नहीं सीधे, क्योंकि वो सामरिक दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। उधर से अगर हमला होगा तो उधर से सेना आएगी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए वहां पर बड़ा नेवल बेस बनाया गया और उसको केंद्र सरकार ने अपने हाथ में लिया। उसी तरीके से कौन सा है, लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप हमारा इधर अरबियन सी में, अरब सागर में बड़ा नौसैनिक अड्डा है। उधर से कोई अगर एग्रेशन होता है, कोई हमला होता है, पाकिस्तान की तरफ से कुछ आता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए वहां पर बड़ा बेस बनाया गया है, तो वो भी सामरिक दृष्टिकोण से। तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार किस दृष्टिकोण से बनाया गया है, सामरिक दृष्टिकोण से केंद्र सरकार ने, क्योंकि ये सबसे फ्रंट के हमारे दरवाजे यही है, जो भी बाहरी हमला होगा इधर से ही आएगा, तो उसको उधर ही रोक दिया जाएगा। ठीक है, अब बचा जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो रीजन था वो दोनों कारण थे। एक तो सीमावर्ती थे, सेंसिटिव एरिया, चीन और पाकिस्तान दोनों जो हमारे पड़ोसी, जिनसे हम लोग के वैदेशिक संबंध सबसे अच्छे हैं। सबसे अच्छे संबंध हमारे किससे हैं, पाकिस्तान से और चीन से। भाई पड़ोसी आप सब कुछ कर सकते हैं, पड़ोसी तो बदल नहीं सकते, आप नहीं है। तो सीमावर्ती क्षेत्रों में क्या था कि पहले ऐसे जम्मू कश्मीर में राजनीतिक दल हुआ करते थे, हुर्रियत है, तो ये सब अलगाववादी पार्टियां थी। तो वहां पर इतनी भयानक राजनीति होती थी, सब अपने राजनीति को चमकाने के चक्कर में देश का नुकसान कर रहे थे, उनको अपना फलना फूंदा था। तो कोई पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है, तो कोई चीन का सपोर्ट कर रहा है। अभी भी सब आते जाते हैं, शादियां होती हैं, बड़े सारे अलगाववादी नेता पड़े हुए, बोले खत्म करो राजनीति वहां पर। बोले लद्दाख तो ज्यादा था, तो पहले काम तो इसको जीरो कर दो। वहां पर राजनीति क्या हो गई, समाप्त हो गई। और कश्मीर एक टेंशन था, सरदर्दी बना हुआ था, तो बोले यहाँ की राजनीति भी खत्म करो। तो इसको सांस्कृतिक मतलब एक सीमावर्ती राज्य है और दूसरा सांस्कृतिक कारणों से, और दूसरी बात लद्दाख और जम्मू कश्मीर को भी अलग करना जरूरी था। क्योंकि लद्दाख में क्या है कि लद्दाख बिल्कुल कोल्ड डेजर्ट, शीत मरुस्थल आप कह लीजिए, ठंड पड़ती है, बारिश नहीं होती, यानी खूब ठंडा पड़ता है लेकिन बारिश नहीं होती, बर्फ भी नहीं गिरती। अब जैसे जम्मू कश्मीर है, वहां पर खूब ठंड भी पड़ती है, खूब बारिश भी गिरती है। अब वहां की जो सरकारी इमारतें हैं कोनिकल बनती है, बर्फ के लिए बर्फ गिरेगी तो नीचे सरक जाएगी। अब लद्दाख में बर्फ नहीं भी पड़ती तो भी वहां की सरकारी इमारत इसी शेप में बनाते थे। अरे वहां नहीं पड़ती तो काहे बनाते, क्योंकि सारा कंट्रोल कौन करता था, जम्मू कश्मीर। तो लद्दाख वालों को भी उनके हिसाब से चलना पड़ता था। अब जम्मू कश्मीर में मुसलमान ज्यादा, तो वहां की जो पहली भाषा थी सरकार की उर्दू थी। लद्दाख में बौद्ध ज्यादा है, उनको बुद्धिस्ट पढ़ना है, तो पता चला क्योंकि जम्मू कश्मीर की सरकार उर्दू पढ़ा रही है, तो बेचारे लद्दाखी मॉन्क जो बौद्ध हैं वो बेचारे उर्दू जो है अली बेते किए पड़े, उनको कोई मतलब ही नहीं है उससे। लेकिन क्योंकि कंट्रोल किसका था, जम्मू कश्मीर का, समझ रहे हैं। तो सांस्कृतिक रूप से भी लद्दाख और जम्मू कश्मीर एक दूसरे से काफी क्या थे, अलग थे। तो इसलिए इनको अलग करके क्या बना दिया गया, केंद्र शासित राज्य बनाया गया, यूनियन टेरिटरी बनाया गया। समझ गए। तो ये केंद्र शासित राज्य मतलब जिनका शासन सीधे केंद्र सरकार के पास हो, अलग अलग कारणों से बताया, सांस्कृतिक कारण, सामरिक कारण और प्रशासनिक कारण, जितने भी कारण थे इनकी स्थापना की गई और ये सीधे भारत सरकार के कंट्रोल में होते हैं। और जहां मुख्यमंत्री हैं भी, विधानसभाएं जो 3 जगह मुख्यमंत्री देखते हैं, वहां पर वो समझ लीजिए कि केवल नाम के हैं, सारा काम कौन करता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल ही करते थे। दिल्ली में भी बिल पास हुआ है ना, वो केजरीवाल ज्यादा कूद रहे थे कि हम करेंगे, हम जनता की चुनी हुई सरकार है। भाई तुमको पावर ही नहीं, चुन के करोगे क्या, आपको शक्तियां ही नहीं देंगे, शक्तियां दे दिएंगे तो फिर आप मिसयूज करेंगे शक्तियों का दुरुपयोग। हमारे यहाँ इस्तेमाल से ज्यादा क्या होता है, मिसयूज ज्यादा करते हैं।
तो दुरुपयोग लोग ज्यादा करते हैं, क्योंकि बताए ना प्रशासनिक है, तो बोले सारे सांसद चोर है, संसद पर ही धरना दे दो, कब्जा कर लो। होता है, ये सब लोकल है ये लोग, इनको देश की राजनीति से मतलब नहीं। क्लियर? पता चला शिवसेना की सरकार बन गई, पाकिस्तानी वाला आया हुआ कोई विदेश मंत्री, या पता चला बोले कि चलो पाकिस्तानी दूतावास में आग लगा देते, उन लोगों को तो यही सब करना रहता, गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर हमारा दूतावास जो पाकिस्तान है उसको कौन बचाएगा? हमारे भी तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, हमारे लोग भी तो दूसरे देशों में, तो सब कुछ सोच समझ के चलना पड़ता है। ठीक है, तो ये यूनियन टेरिटरी समझ गए, जहां पर सीधा प्रशासन किसका है? केंद्र सरकार का है, सारा कंट्रोल केंद्र सरकार करती है। और ये सारे जो उपराज्यपाल होते हैं, चाहे मुख्य आयुक्त होते हैं, चाहे प्रशासक होते हैं, इनको सीधी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। सीधे इनको कौन अपॉइंट करता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करेंगे? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेंगे, और हटाएंगे भी प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर। उनको हटाने के लिए कोई कारण नहीं बताना है, नियुक्ति के लिए कोई विशेष योग्यता नहीं, यानी सारा कंट्रोल किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। इसीलिए नाम क्या दिया गया? केंद्र शासित राज्य।